चलिए, आज जो हम बेसिकली क्लास करने वाले हैं ये आपके इंटरव्यू के लिए होगी। क्लास की उपादेयता ये है कि आप अगर मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तब भी और इंटरव्यू दे रहे हैं तब भी, दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए क्लास कारगर होगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसा हम अज्यूम करके चलें कि मान लेते हैं कि आपके इंटरव्यू होते हैं 3 से 4 महीने बाद। आपको जो नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों की जो समझ है वो एक गहरी समझ होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मुद्दे नहीं होते हैं। हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि लगभग 1 महीने में 5 से 6 पॉलिटी की न्यूज होती हैं जिस पर इंटरव्यू में या मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए। हम बेसिकली भी फोकस करके चल रहे हैं इंटरव्यू को। आप देखेंगे कि हम जो डिस्कशन करेंगे वो दोनों के लिए कारगर होगा। और फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग चाह रहा है, खासकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, उनके लिए भी ये क्लास कारगर होगी। तो जैसे मान लेते हैं कि पूरे महीने, देखिए, इंटरव्यू में ऐसे रैंडम कुछ नहीं पूछा जाएगा। कोई प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, बताओ फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। आपको एक एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए करंट अफेयर्स को लेकर भी, और क्या घटित हो रहा है उसको लेकर भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेप्थ के साथ में। 5 हम ऐसी न्यूज जैसे पॉलिटी की निकालते हैं जो भी रिसेंटली चल रही है या जिन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो नेशनल लेवल की न्यूज है। 5 ऐसी इकोनॉमिक्स की न्यूज होती हैं जिन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और 5 ऐसी आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर फिर रेस्पेक्टिव कुछ और इस प्रकार की न्यूज बन सकती है। तो 5 5 5 5 और एक कोई अदर टॉपिक लेंगे तो लगभग ये हर महीने की आपको 20 न्यूज ऐसी होती हैं जिनको आपको थोरोली डिटेल के साथ में उसके पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, सारा डिस्कशन करना होता है। अगर इनको गुणा हम 4 से कर देते हैं, क्योंकि 4 महीने मान के चल रहे हैं, तो लगभग 100 के आसपास ऐसी न्यूज आपके पास में बन जाती हैं जिन पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाहर आपको खास इन मुद्दों को लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप इंटरव्यू दे रहे हैं या कम से कम मेंस लिख रहे हैं, तो आपको एक अपना एक रजिस्टर या डायरी ऐसी रखनी है जिसमें आप सेगमेंट वाइज लिखते चले कि भाई राज्य व्यवस्था को लेकर इस महीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये 5 न्यूज है जिन पर सवाल बन सकता है। आईआर को लेकर ये 5 न्यूज है, इकोनॉमिक्स को लेकर ये 5 न्यूज। हम अगर शुरू करें तो लगभग हम सितंबर अक्टूबर की न्यूज से हम कवर करना शुरू करेंगे, और जनवरी फरवरी तक की न्यूज हम ऐसे कवर करते चलेंगे। आपको अगर किसी मुद्दे की समझ है या नहीं है वो मैटर करता नहीं है। हमारा जो अभी डिस्कशन रहेगा वो बिल्कुल डिटेल के साथ में इन डेप्थ रहेगा। रेगुलर आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी, इससे आपके फ़ायदा हो जाएगा। कंप्लीटली ये क्लास आप लोगों के लिए फ्री रहेंगी। क्लास का जो पीडीएफ है वो पब्लिकली टेलीग्राम पे डालने का उसका कोई बहुत ज़्यादा औचित्य होगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो सारे बच्चे होते हैं। स्पेशली इंटरव्यू को लेकर ग्रुप बना रखा है। आप चाहें तो इस नंबर पर मैसेज डाल दें, इस पे आपको आप अपना नाम लिख के भेजेंगे तो यहाँ से आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, कर देंगे अपना नाम लिख के, ठीक है। क्लास का मोडस ऑपरेंडाई क्या रहने वाला है, बेसिकली ये क्लास हम करेंगे हिंदी मीडियम में, पर जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको मैं इंग्लिश में भी साथ में बता दूंगा ताकि आप इजीली उनको एक्सप्रेस कर पाए इंटरव्यू में। देखिए, अगर ये 1 महीने की हम अगर न्यूज़ की बात करें तो चर्चा में रही, जिनको लेकर सवाल पूछा जा सकता है, हमने इसकी कैटेगरी की है। पहले राज्य व्यवस्था को लेकर, जैसे एक टॉपिक है मान हानि, डिफेमेशन, चर्चा में रहा। हिंदू के कई सारे आर्टिकल में इसको कवर किया गया।
इसके बाद में 130वां संविधान संशोधन बहुत चर्चा में रहा। आप अगर एक सीरियस एस्पायरेंट है तो आपको याद रखना चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। न्यायिक लंबितता 3 बार आर्टिकल इसको लेकर प्रकाशित हो चुका है। जुडिशियल पेंडेंसी को लेकर स्वाभाविक है कि सवाल पूछा जाए। विशाखापट्टनम घोषणा पत्र अपने सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको प्रिपेयर करेंगे। चुनाव आयोग को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर राहुल गांधी का एक लंबा कैंपेन चल रहा है कई दिन से, फेक वोटर्स को लेकर। इलेक्शन कमीशन ने अपने में कुछ इम्प्रूव किए हैं, आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा, भाई ये हाल ही में ई शाइन फीचर क्या है, या फिर चुनाव आयोग के वैसे स्टेप्स बताओ आप जो कि इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको लेकर एक तो इस पर रोक लगे, दूसरा क्रेडिबिलिटी बनी रहे ताकि डेमोक्रेसी अपनी स्ट्रेंथन हो जाए। वक्फ एक्ट को लेकर चर्चा अच्छी खासी चल रही है। सबसे पहले ये एक्ट क्या है, इस एक्ट के कौन सी ऐसी प्रोविजंस हैं जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का थोड़े दिन पहले निर्णय आया, उसको लेकर हम समझेंगे। आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहाँ से फिर आगे अपने आईआर की न्यूज़ शुरू होती है। आईआर में संघाई सहयोग संगठन जो एससीओ है इसका समिट हुआ और ये इंटरेस्टिंगली चाइना में हुआ। तो चीन और भारत के संबंधों को लेकर सवाल पूछा जा सकता है। एससीओ को डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे कि हाल ही में एससीओ का जो समिट हुआ है उसके क्या आउटकम्स निकले, कुछ 5-7 बिंदु आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। साथ ही भारत और जो चीन संबंध है, ये जो बैठक हुई है इसके बाद में भी भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, कई सारे मुद्दों पर डिस्कशन किया, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। भारत और इजराइल ये BIT बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई है, भी इंपॉर्टेंट है। हल्का सा आपको 5 से 7 फैक्ट दिमाग में होने चाहिए ताकि बोर्ड आपको पूछे तो आप ब्लैंक नहीं हो जाए। और ये बात बोर्ड की नहीं है, अगर आप मुख्य परीक्षा में जब भी बैठेंगे तब आपको ये देखेंगे कि यहाँ से लेकर सवाल पूछे जाएंगे। AI की नई पहल, UNO की महासभा ने इसको लेकर थोड़ा सा इनिशिएटिव किया है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। मुद्दे ये हैं, तो कुल मिला के 14 से 15 न्यूज ऐसी हैं पॉलिटी IR की, समझ होनी चाहिए। बात इंटरव्यू और मेंस की नहीं है, अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं तो भी आपको ये समझना ही चाहिए कि अभी क्या चल रहा है, इन मुद्दों की गहरी समझ होनी चाहिए आपको, ठीक है। रेस्पेक्टिवली अगली क्लास होगी, वहाँ पे इकोनॉमिक्स के मुद्दे जो हुए उनको डिस्कशन करेंगे, फिर उससे अगली क्लास में अदर मुद्दे, फिर नेक्स्ट क्लास में वापस से पॉलिटी के, ऐसे करके आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी। और इससे बाहर शायद ही पूछने की संभावना हो, आएंगे सवाल इधर से। बहरहाल यहाँ से हम शुरू करते हैं। मानहानि, डिफेमेशन, ये क्यों चर्चा में रहा? देखिए, इसके कंटेक्स्ट जानने के लिए कोई भी न्यूज़ पढ़ें तो उसको हम कई भागों में डिवाइड करके पढ़ें तो ज़्यादा एक क्लियरिटी और अंडरस्टैंडिंग आती है। भी चर्चा में रहने का कारण क्या था, ये इश्यू क्यों बना, इसके बाद में इसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है, तो संवैधानिक प्रावधान, डिफेमेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट्स हैं उनको हम याद रख सकते हैं। आपसे बोर्ड क्या उम्मीद कर रहा है, उम्मीद ये कर रहा है कि आप अगर वो डिफेमेशन बोले तो आपको कम से कम ये आइडिया होना चाहिए यार ये मानहानि जो अभी जो चर्चा में चल रहा है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की बात है, जस्टिस सुंदरेश है, उन्होंने भी कमेंट दिया कि मानहानि जो अभी एक अपना ऑफेंस बना हुआ है उसको कम से कम आप बंद करें और पब्लिक इंटरेस्ट जब हुए उसमें आप मानहानि ट्रीट करें। मैं समझाता हूँ। जस्टिस सुंदरेश ने ये बात वापस से छेड़ दी मानहानि को लेकर। देखिए, मानहानि को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी का चाहे मामला हो, चाहे राहुल गांधी जी का मामला हो, चाहे इसके अलावा अपने
सुब्रमण्यम स्वामी का मामला हो, कई सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में आए और मानहानि थ्रू आउट द ईयर चर्चा में बनी रहती है। आईपीसी सेक्शन इंडियन पिनल कोड जो कि रिप्लेस्ड कर दिया गया बीएनएस के द्वारा, भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी का सेक्शन है 499 और 500। आईपीसी का सेक्शन 499 और बीएनएस का जो सेक्शन है वो 356 356। दो फैक्ट आप याद रखेंगे। 356 में अपने वैसे भी राज्य में राष्ट्रपति शासन इम्पोज होता है, वो संविधान का आर्टिकल है। ये भारतीय न्याय संहिता का 356 का एक धारा है, उसमें डिफेमेशन को, मानहानि को डिफाइन किया गया। पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे एक लाइन, इससे पहले 499 और 500 में इसके पनिशमेंट के बारे में बात थी शायद। पुराना नहीं याद करके नया याद करें। भारतीय न्याय संहिता में 356 है। चर्चा में क्यों रहा ये मुद्दा? ये इसलिए चर्चा में रहा कि जस्टिस सुंदरेश ने कमेंट किया भाई मानहानि अब नो लॉन्गर, अब आगे इसको कम से कम आप क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में तो नहीं रखें, क्योंकि मानहानि के बहुत सारे मुद्दे आने लग गए। मानहानि क्या होता है अगर ये पूछा जाए आपसे, तो आप ऐसा समझे कि मेरे द्वारा किया गया कोई भी किसी पर पर्सनल कमेंट जो उसकी इमेज को, छवि को धूमिल करता है, ये डिग्निटी को हार्म करता है, उसे आप मानहानि ट्रीट करते हैं। ये बहुत मामले आने लग गए, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ बनती है, चुनाव प्रचार के दौरान ही समझ लो कोई किसी पर कमेंट कर रहा है, वो मामला न्यायालय में चला जाता है मानहानि को लेकर। तो कहा कि ऐसा नहीं है। मानहानि आप तभी कंसिडर करें उस मानहानि वर्ड को जब वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में हो। मतलब ऐसा कोई स्पीच मैंने दे दिया जनता के बीच में जाके जो कि पूरी जनता को हार्म कर रहा हो, एक लार्जर जो ग्रुप है लोगों का, उसको जब वो कहीं न कहीं हार्म करता है, परेशान करता है वो शब्द, तब जाके उसको मानहानि ट्रीट करें। क्लियर? संवैधानिक प्रावधान अगर आपको याद आ रहे हैं तो बताएं कि भारत के संविधान में ये शब्द कहीं लिखा हुआ है क्या? यस, लिखा हुआ है। हम आर्टिकल अगर चर्चा करें 19 सब क्लोज ए 1 सब क्लोज ए, वहां पे हमें बताया गया है कि आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहेगा, बोलने की आज़ादी। इस पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, प्रतिबंध जो लगाया गया है, वो 19(2) में लगाया गया है, 19(2) में 19 सब क्लोज 2। यहाँ पे जो 7 से 8 प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस, उसमें मानहानि भी है। इसका मतलब आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होता है, उसका एक आधार मानहानि भी है। ये पूरा मुद्दा है जिसको हमें समझ लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की केसेस, राहुल गांधी केस है, इमरान प्रतापगढ़ी का केस है, सुब्रमण्यम स्वामी का केस है, कई सारे केसेस है सुप्रीम कोर्ट के, को मानहानि ट्रीट किया गया है, वर्ड को डिफाइन किया गया है, या फिर मानहानि शब्द पर चर्चा हुई है। ऐसा करके आपसे एग्जामिनर इतनी उम्मीद जरूर रखता है कि एटलीस्ट ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है ये मानहानि शब्द, इस मानहानि शब्द को आप अच्छे से एक्सप्लेन करें वहां पे परीक्षक के सामने, इंटरव्यूअर के सामने। आप ब्लैंक नहीं हो जाएं कि सर यस, अभी जस्टिस सुंदरेश का एक कमेंट था, इसको लेकर द हिंदू ने इसको कवर किया। बेसिकली जो मानहानि है वो आईपीसी सेक्शन 499 500 में था, आजकल बीएनएस के 356 में है, याद रहेगा आपके। चर्चा में क्यों है बता दिया। संवैधानिक प्रावधान है 19 सब क्लोज ए में, सब क्लोज 1 सब क्लोज ए में जो अपनी स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर जो प्रतिबंध रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, वो 19(2) में मानहानि शब्द भी उस पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है। सुप्रीम कोर्ट के अगर आप जजमेंट्स की बात करें तो सुब्रमण्यम स्वामी जजमेंट है इसको लेकर, राहुल गांधी केस है, इमरान प्रतापगढ़ी का मामला है जो कांग्रेस सांसद है। तो ये मेरे हिसाब से न्यूज कवर हो गई आपको। देखिए ये शब्द, इसको मैंने और यहाँ भी डिफाइन किया है, लिखा है। ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो नंबर आप दिए उस पर मैसेज लिखेंगे, इंटरव्यू दे रहे हैं तो, अदरवाइज मेंस वाले बच्चे तो बना लेंगे इनको। सेक्शन 356 ऑफ बीएनएस, मान लो यही पूछ लेगी 356 बीएनएस धारा चर्चा में रहने का कारण, सारी धाराएं नहीं याद करनी होती हैं परीक्षा में, वो जो चर्चा में आई है, मानहानि, डेफेमेशन, आईपीसी का सेक्शन 499 499
500 में पनिशमेंट था, ये पहले था, क्योंकि अब तो बीएनएस आ चुका है, तो बीएनएस की धारा 356 है। इश्यू क्या है, न्यायाधीश सुंदरेश ने हाल ही में कमेंट किया, रिमार्क दिया, लोक हित को ही आपराधिक मानहानि आप कंसीडर करें, क्रिमिनल डिफेमेशन। संविधान में ये प्रावधान लिखे हुए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का केस है, राहुल गांधी का मामला है, शशि थरूर का मामला, इमरान प्रतापगढ़ी का मामला, ये कई सारे मामले आए सुप्रीम कोर्ट में, और अभी के सालों में तो बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इस पर एक चाहे तो आप अब जहां भी डायरी में नोट करेंगे, नीचे थोड़ी जगह छोड़ के आप जरूर रख ही लेंगे। इससे आपको एक फायदा और हो जाएगा कि जब भी मानहानि को लेकर अगर कोई इस प्रकार का विवाद आता है, कोई इश्यू आता है, तो आप उसको अच्छे से कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। एक मुद्दा हमने कवर किया है जिसका नाम है डिफेमेशन। इससे भी एक इंटरेस्टिंगली जो इश्यू है वो है 130वां संविधान संशोधन विधेयक। बीइंग एज ए पॉलिटी स्टूडेंट, और आप अगर अवेयर हैं पॉलिटिकल न्यूज को लेकर, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है। ये दो मायनों में इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि हाल ही में एक एडीआर की रिपोर्ट आई, उसने ये बताया कि कितने सारे अपने सांसद और विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और कितनी वृद्धि हुई है इसमें, और राजनीतिक अपराधीकरण क्या होता है। तो इसलिए 130वां संविधान संशोधन विधेयक अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेपीसी को भेजा गया अभी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। है क्या प्रावधान, इसको समझते हैं अच्छे से। आप इसको ऐसा समझ लें कि अगर कोई मंत्री, सीएम या मंत्री, प्रधानमंत्री या उधर केंद्रीय मंत्री, दिल्ली सीएम या मंत्री, फिर वैसे पांडिचेरी सीएम मंत्री, जम्मू कश्मीर, मतलब सभी के लिए ये प्रावधान लागू किया गया है। इसको मैं इजीली और सामान्य भाषा में अगर आपको समझाऊं, तो असल में इस विधेयक में ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी मंत्री, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ऐसे कोई भी क्राइम में जिसमें सजा 5 वर्ष या ज्यादा की होनी है, और वो 30 दिन के लिए अगर अंदर चले जाते हैं, कस्टडी में रह जाते हैं, 30 दिन तक कस्टडी में अगर रह गए, तो 31वें दिन को सीएम, मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, दिल्ली सीएम, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, कहीं के भी मिनिस्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, को पद छोड़ना पड़ेगा 30 दिन तक हिरासत में रह गए। तो न्यूज तो सही में इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर विपक्ष ने एक बड़ा बवाल भी किया, और वो बवाल इसलिए था कि इसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। समझ में आगे बात ही, समझते हैं मुद्दे को। विधेयक का नाम है 130वां संविधान संशोधन विधेयक। अब जम्मू कश्मीर के लिए और संघराज्य क्षेत्र के लिए भी आपको विधेयक रखना पड़ेगा। समझ में आ गई ना बात ये? नहीं समझ में तो भी कोई बात नहीं। अगर आप 130वां संविधान संशोधन रख रहे हैं तो ये राज्य और केंद्र के लिए हो गया, और फिर जम्मू कश्मीर के लिए, संघराज्य क्षेत्रों के लिए, इन सब के लिए, मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों सभी के लिए प्रावधान लागू होगा। 130वां संविधान संशोधन विधेयक अगर पारित हो जाता है तो, अभी बिल है, एक्ट नहीं बना है, इसमें प्रावधान ये किया गया है, आर्टिकल 75 का सब क्लोज 5 में ए जोड़ दिया,
उसमें आपको पता प्रधानमंत्री और मंत्रियों की बात है। 164 में 4A जोड़ दिया जिसमें सीएम और मंत्री की बात है, और खास दिल्ली के लिए 239AA जिसमें 5A जोड़ दिया, ये दिल्ली के लिए प्रावधान करता है। क्या प्रावधान है इसमें, क्या लिखा आगे, इसमें यह लिख दिया कि चाहे केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री हो, राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री हो, अगर 5 वर्ष या अधिक 5 या अधिक वर्ष के कारावास जिनको होना है, जेल होनी है, और वो लगातार 30 दिन तक अगर गिरफ्तार किए गए और हिरासत में रख लिए, अब वो जेल से शासन चलाने वाली बात होगी, उसको खत्म करने का कहीं कहीं प्रावधान किया गया इसमें। केंद्रीय मंत्री 31वें दिन प्रधानमंत्री जी कह देंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि साहब इसको बर्खास्त किया जाए, अदरवाइज वो खुद से पद छोड़ देगा। सेम एज स्टेट के लिए भी है, स्टेट में अगर पद छोड़ना है तो फिर मुख्यमंत्री जी सलाह देंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खुद 31वें दिन, 30 दिन जेल में रहेगा तो 31वें दिन या तो वो त्याग पत्र दे देंगे या फिर वो स्वतः ही पद निलंबित मान लिया जाएगा उनका। ये तो है मुद्दा। तो क्या समझे, बोर्ड आपसे ये पूछ सकता है 130वां संविधान संशोधन विधेयक क्यों चर्चा में रहा, तो आप कहना सर ये प्रावधान करता है। आपको वहां एक एक लाइन नहीं करनी है कि सर ये उसमें ये बोलना आप सर 130वां संविधान संशोधन विधेयक ये प्रावधान करता है कि अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसा कोई मामला इसमें 5 साल तक कारावास का प्रावधान हो और उसमें वो 30 दिन तक हिरासत में रह जाए तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा, इतना बोल देंगे सफिशियंट है। आगे आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, परिणाम क्या हो सकते हैं ऐसे अधिनियम के, प्रावधान क्या है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल कर आ सकते हैं। तो देखिए पहला तो कि संवैधानिक नैतिकता जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसको स्ट्रेंथन करता है, जन विश्वास में वृद्धि आएगी, सुशासन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसकी धारा 8C है, उसमें यह लिखा गया है अगर कोई 2 वर्ष या ज्यादा का जिसको सजा हो गई है फिर उसको पद छोड़ना पड़ता है। उसमें कहीं कहीं दोष था उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। साथ में कर्मचारियों की तरह अगर कोई राज्य सरकार का कर्मचारी या RSR रूल, CCA रूल आपने पढ़े हैं, तो अगर वो 48 घंटे हिरासत में रह जाता है उसको निलंबित कर दिया जाता है। राजस्थान में ऐसा समझें या यूपी में ऐसा समझें या फिर MP में ऐसा समझें, कर्मचारी 48 आवर अगर जेल में रह के जेल में चला गया तो फिर उसको पद से निलंबित कर दिया जाता है। आपसे ये पूछा जाए कि इसके कोई नेगेटिव्स भी हैं क्या, बता देना हाँ सर। पहली बात तो कि राजनीतिक हथियार के रूप में इसको काम में लिया जा सकता है, भाई ये चलता ही रहता है, जबरदस्ती किसी पर छापा मरवा दिया ED CBI का, जैसा कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा मामला होगा यहाँ पे, 30 दिन तक तो वैसे ही उसमें जमानत होती नहीं, 40-45 दिन तो मनी वाले मामलों में वैसे लग जाते हैं। तो ये भाई सत्ता में जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं मिस यूज कर सकती है इनका। रिवॉल्विंग डोर, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक बार आपको बर्खास्त कर दिया तो आप दोबारा से उसी पद पर आ सकते हैं, ये इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, प्रतिबंध नहीं लगाया, तो ये इसकी एक आलोचना है। कार्यपालिका का ज्यादा नियंत्रण हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति को सलाह दे रहे कि इस मंत्री को पद से हटाया जाना चाहिए। समझ में आ गई क्या। तो एक बार तो हो सकता है जब मंत्री पद दिया जाए तो पार्टी दबाव में, गठजोड़ के दबाव में पद दिला दे, के बाद में मामला कुछ और बने। क्या और कोई प्रावधान है क्या, एक मनोज नरूला बनाम भारत संघ का मामला है 2014, उसमें कहा कि कोई रोक नहीं है अगर इस प्रकार का कोई भी मामला आता है तो मतलब आप जेल में हैं, कि आप दंड में हैं, कैसे हैं कि आप प्रावधान कर सकते हैं। RP की धारा 8(3) 2 साल की सजा का प्रावधान करती है। बाल की खाल निकालने की तो जरूरत नहीं है, मुद्दे की आपको समझ हो गई होगी। ये 5 साल 30 दिन वाली बात याद रखेंगे, सभी पे लागू है। कम से कम आप इस लेवल पे हैं कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, का प्रभाव और परिणाम क्या निकलेगा, ये हमें याद होना चाहिए। समझ में आ गया। अगला मुद्दा देखिए, इसी से एसोसिएटेड मामला क्या है, एक जुड़ा हुआ मामला, इसी से जुड़ा हुआ एक मामला है जिसका नाम है, शायद लिखना रह गया, इसी से जुड़ा हुआ एक मामला है राजनीतिक अपराधीकरण। मैं यहीं पे इसको लिख देता हूं, राजनीतिक अपराधीकरण। इसको देखिए आप, राजनीतिक का अपराधीकरण ये क्या होता है पूछ ले, क्योंकि चर्चा में तो है। 130वां जब विधेयक आया तभी चर्चा में रही ये बात। राजनीतिक अपराधीकरण क्या है,
इसका मतलब है कि राजनीति एवं चुनावी प्रक्रिया में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप सीधा बताएंगे कि राजनीतिक प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का प्रवेश और उनकी भागीदारी, इसको बोलते हैं राजनीतिक अपराधीकरण। तो अब क्यों चर्चा में आया? दो वजह से। एक तो एडीआर रिपोर्ट है इसलिए चर्चा में, दूसरा 130वें संविधान संशोधन विधेयक की वजह से चर्चा में रहा है। एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इस रिपोर्ट ने ये कहा कि देखिए इंटरेस्टिंगली इफेक्ट कहीं यूज भी कर सकते हो कि 47% जो मंत्री हैं उन्होंने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा करी है। तो में से 47% मंत्रियों ने खुद ने घोषणा करी है, क्योंकि आपको हलफनामा देना पड़ता है। उन्होंने आपराधिक मामले 47, इस फैक्ट को आप 1947 देश आजाद हुआ तो 47 से याद रख सकते हैं। उनमें से 47 को 27 से जोड़े, 27% पर तो गंभीर मामले हैं, जैसे कोई मर्डर है, रेप है, इस प्रकार के मामले दर्ज है। ठीक है, तो एक तो ये फैक्ट हो गया। तो राजनीतिक अपराधीकरण को आप परिभाषित कर सकते हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का प्रवेश, भागीदारी। एक एडीआर की रिपोर्ट याद रखेंगे 47 वाली, बहुत जगह आप इसको कोट कर सकते हैं। एडीआर ने साथ में ये एक बहुत इंटरेस्टिंगली एक फैक्ट और बताया कि अगर कोई भुजबल वाला है, आपराधिक व्यक्ति है, आपराधिक पृष्ठभूमि का, उसके जीतने की संभावना 15% है, जबकि अगर कोई साफ छवि का आदमी, उसके जीतने की संभावना केवल 4% है। इसका मतलब अगर चुनाव में एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति, कोई भुजबल बाहुबल वाला व्यक्ति खड़ा होता है, वो उसके 15% ज्यादा संभावना क्यों जीतेगा, और एक साफ छवि का आदमी अगर चुनाव में खड़ा होता है उसकी संभावना केवल 4% है। तो फिर राजनीतिक दल किसको ज्यादा टिकट देना पसंद करेंगे? आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को। साथ में एडीआर की एक और इंटरेस्टिंगली तीसरा फैक्ट ये है कि 2009 से लेकर 2024 तक 55% इस प्रकार के मामलों में सांसदों में वृद्धि हुई है। तो 3 फैक्ट आप यहाँ पे याद रखेंगे। पहला, आपको राजनीतिक अपराधीकरण के बारे में याद रखना है, क्या होता है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। साथ में कहीं एडीआर की रिपोर्ट का हवाला दे देंगे, सब एडीआर की रिपोर्ट कम से कम एक फैक्ट तो याद रखें, ये 47% जो मंत्री हैं उन पर मामले दर्ज हैं और 27% पर तो गंभीर है। ये वाली याद नहीं रहे तो बात चलेगा। एक अंतिम बात आप याद रख सकते हैं, एक नरेंद्र नाथ वोहरा, जो कि शायद कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हुए थे, एनएन वोहरा समिति बनी थी, उन्होंने इस पर प्रकाश डाला था कि किस प्रकार से राजनेता, नौकरशाह और जो अपराधी, इनके बीच का एक गठजोड़ चलता है। सवाल क्या पूछा जा सकता है? सवाल ये पूछा जा सकता है कि आप राजनीतिक अपराधीकरण के बारे में क्या जानते हैं जो चर्चा में है, तो आप बताएंगे सर इस प्रकार का, और ये सर चर्चा में इसलिए ज्यादा रहा 130वां संविधान संशोधन बिल लेकर आए, और दूसरा एडीआर की रिपोर्ट, आप बता देंगे। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। ये देखिए अगला, ये शायद आपने पूरे साल इसका सुना होगा, वफ एक्ट। स्वाभाविक सी बात है कि इसको लेकर सवाल पूछा जाए, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि वफ क्या होता है, विधेयक क्या आया, विधेयक पर इश्यूज क्या हुआ, चर्चा क्या हुई, ऐसे आपको याद रखना है। ये वक्फ बोर्ड क्या होता है, वक्फ संपत्तियां क्या होती हैं, ये बहुत इंटरेस्ट का विषय जानना। ये इश्यू क्यों उठा है, एक्ट को संशोधित किया, उसमें कौन कौन सी धाराएं हैं जो विवाद का कारण आपसे पूछा जा सकता है। भाई ऐसा समझ ले कि जिसे आप हिंदू धर्म से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कि धार्मिक प्रयोजन के लिए दी जाए, यहाँ पे मुस्लिम धर्म की बात हो रही है, तो उसको क्या वक्फ बोला जाएगा, और देने वाला वकीफ बोला जाएगा। तो सबसे पहले तो वक्फ का याद रखेंगे। अब इसको रेगुलेट जो कर रहा है, इसको जो नियोजित कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को, जो बोर्ड बनता है उसको वक्फ बोर्ड बोला जाता है। क्लियर होगी बात ही। पुराना एक्ट 1995 का एक एक्ट है, एक 1923 का एक्ट है, उसमें कई सारे ऐसे वेग प्रोविजन थे, अस्पष्ट प्रोविजन थे, जो इसको लेकर फिर नया एक्ट लेकर आए और वो फिर चर्चा में रहा। अभी आपको समझ में आएगा। देखिए,
बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझते चलेंगे। तो वक्फ का आपको समझ में आ गया, वक्फ का मतलब क्या होता है? धार्मिक प्रयोजन के लिए कोई प्रॉपर्टी आदि धार्मिक प्रयोजन के लिए दान की जाती है, वक्फ बोला जाता है। ठीक है, चूंकि एक्ट बन चुका 2025 का और ये लागू हुआ 8 अप्रैल 2025 को, क्यों लाया गया है अच्छे से समझते हैं। क्योंकि बहुत विवाद हो रहे हैं कि भाई ये संपत्ति जो है वो दान में दी है कि नहीं दी है, ये संपत्ति तो सरकारी संपत्ति है, इसको वक्फ अपनी संपत्ति बता रहा है। समझ में आ गई ना बात? ये बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, बहुत क्लियरिटी नहीं है, डाटा अपडेट नहीं है, सर्वे हो नहीं पाया टाइम टू टाइम, इसकी अपील कर नहीं सकते थे, तो ये एक वेग मामला था, फंसा हुआ था। वक्फ अधिनियम है 1995 का, उसमें संशोधन करना 2025 से उसको संशोधित किया। वक्फ की जो परिभाषा उसको अपडेट करना, क्योंकि परिभाषा बहुत क्लियर नहीं है, अभी आपको समझ में आएगा। पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार करना, जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो बहुत आउटडेटेड थी, उसको नया करना। और मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करना, 1923 का एक एक्ट था उसको निरस्त करना, 95 वाले में संशोधन करना। तो आपसे सामान्य क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो वक्फ अधिनियम लेकर आए इसका उद्देश्य क्या था, आप बताना कि सर ये थोड़ा सा परिभाषा को अपडेट करना, और जो पुराना अगर आपको वहां एट ए टाइम याद नहीं आ पाए 1995 1923 वाला, तो बना कि सर जो पुराना वक्फ एक्ट चल रहा है उसको फिर उसके कुछ प्रावधानों में सुधार करने की पर्पज से लेकर आए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? वक्फ क्या होता है? जो धार्मिक प्रयोजन के लिए संपत्ति, अचल, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर दान की जाती है तो वक्फ बोला जाता है। की पॉइंट्स क्या है? ये कहीं भी यूज करेंगे आप, पर इस मामले में से यूज करेंगे। पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। क्यों आएगी? आगे समझ में आएगा। भ्रष्टाचार कम होगा। क्यों होगा? थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। महिलाओं और गैर मुसलमानों की भागीदारी, जो वक्फ बोर्ड बनेगा अब उसमें महिलाओं की और गैर जो मुस्लिम है उनको भी सदस्य बनाने का इस नए एक्ट में प्रावधान रखा है, इसीलिए अगर विवाद भी है। संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन ये तो होता ही होता है। ये तो हो गई सामान्य बात जो आप बोलेंगे लिखेंगे, कोई नया कुछ फेक नहीं है। मुद्दा अब है कि आपको ये समझना है 1995 का और 2025 के एक्ट में मुख्य रूप से बदलाव क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि वक्फ एक्ट, वक्फ होता क्या है? धार्मिक प्रयोजन के लिए अगर मूवेबल और इमूवेबल अगर प्रॉपर्टी आप दान देते हैं तो वक्फ बोला जाता है। क्या इसको लेकर पहले एक्ट था? तो आप बताना सर 1995 का एक एक्ट बना हुआ था, इससे पहले 1923 का था, आजादी के पहले का। इसको निरस्त करना और इसमें सुधार करना ताकि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उनको बेहतर प्रबंध किया जा सकता है, उनको अच्छे मॉनिटर किया जा सकता है, विवाद का निपटान, भ्रष्टाचार में कमी, ये सारे यहाँ पर उद्देश्यों के लिए लेकर आए। आगे समझते हैं। सबसे पहले 1995 का एक्ट, फिर 2025 का एक्ट। देखो बहुत अच्छे से इनमें डिफरेंस समझेंगे तब आप जाके आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले था 1925, ये कुछ की पॉइंट है जिससे आपको अभी समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले कि वक्फ बनेगा कैसे। तो 3 प्रावधान थे जिससे कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ घोषित हो सकती थी। एक था कोई घोषणा कर दे कि मैं मेरी प्रॉपर्टी को ये धार्मिक कार्य के लिए दे रहा हूं, या दान, मैंने दान दे दिया, या एक उपयोग था कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर, एक आगे एक क्लोज बताऊंगा उससे समझ में ज्यादा आएगा आपके। तो पहले अगर 1995 के अधिनियम में लिखा होता कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे मानी जाएगी, घोषणा, दान या उपयोग से वो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाएगी। नया प्रावधान क्या लागू हुआ? दान और घोषणा तक तो ठीक है, उपयोग वाला प्रोविजन इसमें हटा दिया कि कोई भी प्रॉपर्टी उपयोग के आधार पर, क्योंकि कोई 50 साल से 100 साल से कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़ रहा है, एक प्रॉपर्टी है ऐसी, पर उसको ना किसी ने घोषणा करी है ना किसी ने दान में दिया था, केवल उपयोग हो रही है लंबे टाइम से, इसलिए वो मुस्लिम प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। इस प्रावधान को, मुस्लिम प्रॉपर्टी का मेरा आशय यह है वक्फ की प्रॉपर्टी, इस प्रावधान को रिमूव कर दिया, तो उपयोग वाला प्रावधान हटा दिया है नए अधिनियम में। क्लियर हो गया? दूसरा, संपत्ति। पहले क्या था कि अगर कोई सरकारी संपत्ति है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको भी वक्फ घोषित किया जा सकता था। नए 2025 के अधिनियम में इस प्रावधान को भी रिमूव कर दिया
कि सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसको वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। अब बहुत सारी गवर्नमेंट की लैंड है जिन पर डिस्प्यूट चल रहा है, तो इससे क्लियरिटी आ जाएगी। वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे कौन करता है कि ये इतनी वक्फ की बाउंड्री की है, इतना वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ अधिकारी करता था। इस प्रावधान को अपडेट किया और अब जिला कलेक्टर इसका सर्वे करेंगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। तो क्या क्या बदलाव किए? 3 पहले बदलाव। पहला ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी, पहले मैंने घोषणा कर दी कि मैं ये दान दे रहा हूं, चलेगा, घोषणा करी चलेगा, पर उपयोग हो रहा है इस आधार पर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी होगी, ये प्रावधान रिमूव कर दिया। उपयोग वाला सरकारी संपत्ति वक्फ हो सकती है, इस प्रावधान को भी रिमूव कर दिया। वक्फ अधिकारी ही सर्वे करता था कि ये प्रॉपर्टी है, इसको रिमूव करके कलेक्टर को पावर दे दिया। अब देखिए केंद्रीय वक्फ परिषद, इसको आप समझे। केंद्रीय वक्फ परिषद सिर्फ मुस्लिम सदस्य ही इसमें सदस्य होते थे वक्फ परिषद में। अब प्रावधान नया क्या किया, कुछ गैर मुस्लिम भी इसमें सदस्य बनाए जा सकते हैं, एक ये नया अपडेट हुआ है। वक्फ जो बोर्ड बनेगा उसमें सिर्फ मुस्लिम पुरुष सदस्य होते थे, अब ये प्रावधान कर दिया कि महिला सदस्य भी इसमें शामिल हो सकती है। तो देखिए केवल उपयोग के द्वारा कोई प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। दूसरा प्रावधान, सरकारी प्रॉपर्टी को लेकर अब वक्फ की प्रॉपर्टी उसको घोषित नहीं किया जा सकता। तीसरा, सर्वे अब जिला कलेक्टर करेंगे। चौथा, गैर मुस्लिम भी सदस्य भी परिषद में शामिल हो सकते हैं। जो बोर्ड बन रहा है उसमें महिला भी सदस्य हो सकती है, मुस्लिम महिलाओं की बात है। पहले क्या होता था कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल होता था उसका फैसला अंतिम मान लिया जाता था, कोई अपील नहीं हो सकती थी। अब नया अपडेट करके कहा कि हाई कोर्ट में आप अपील भी कर सकते हैं। पहले वक्फ की प्रॉपर्टियों की जो ऑडिट का काम होता था वो राज्य सरकार करती थी, अब केंद्र सरकार या सीएजी के द्वारा इसकी ऑडिट करवाई जाएगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो बोर्ड, वक्फ बोर्ड बनता है, शिया और सुन्नी जो दो मुस्लिम समुदाय, उन्हीं के लिए प्रावधान था। अभी इस एक्ट में ये प्रावधान कर दिया कि चाहे बोरा है, चाहे आगा खानी है, कुछ जो और समुदाय हैं, ये भी अपना अलग से वक्फ बोर्ड बना सकते हैं। तो नया संशोधन जो आया है, आपको सबसे पहले पुराने में बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है आपकी, बस बाल की खाल निकाले, पर हाँ ये अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए कि वक्फ एक्ट जो 1995 का था उसमें कई चीजें क्लियर नहीं थी। जैसे एक अपील का मामला, हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे, मामले उलझे रहते थे, अब वो कर सकते हैं। जिला कलेक्टर अब सर्वे कर देंगे। गैर मुस्लिम सदस्य भी वक्फ बोर्ड में शामिल कर लिए जाएंगे, समझ में आ गया। महिलाएं भी शामिल कर ली जाएंगी। अब केवल उपयोग के द्वारा कोई प्रॉपर्टी वक्फ की होगी, ये प्रोविजन रिमूव कर दिया गया। बहरहाल ये आपको मुद्दा, क्योंकि हम किसी मुद्दे का विश्लेषण करें पक्ष विपक्ष, वो तब करें जब हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग आए कि हाँ मामला ये है। नया संशोधन, विवाद और जो कब्जे हैं बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, कि कब्जे बढ़ रहे, कि कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पड़ रही है और वहां पे लंबे टाइम तक कोई नमाज पढ़ी जा रही है, कोई और धार्मिक कार्य किया जा रहा है, फिर दावा कर दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तो वो अब कम हो जाएंगे। सर्वेक्षण अधूरा था क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। कितनी सारी प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी हुई जिनका सर्वे नहीं हो रखा है, अब सर्वे करे कौन? वहां पे सर्वेक्षण अधिकारी करता। अब कलेक्टर को पावर दे दिया तो एक ही थोड़ा रेगुलेट हो जाएगा। न्यायिक निगरानी नहीं थी क्योंकि आप अपील कर नहीं सकते, अब न्यायिक निगरानी हो सकती है इसकी। गलत तरीके से संपत्तियां हड़पना आदि कम हो जाएंगे। तो ये कुछ 2-3 बिंदु आप बता देंगे। अच्छा, आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ सकता है या इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछ सकता है कि गैर मुस्लिम सदस्य क्यों, मतलब इसका क्या रीजन है? भाई आप परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल कर रहे हैं, इसका रीजन ये दिया है तो कुछ दान दाता होते हैं, कुछ किराएदार होते हैं, या कोई लाभार्थी गैर मुस्लिम भी तो हो सकते हैं। टोटल 22 में से 2 सदस्य रखे गए हैं, तो वैसे भी ये मेजोरिटी में तो नहीं रहेंगे, माइनॉरिटी में ही रह रहे हैं, क्योंकि 2 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। विवाद क्या है वो इंटरेस्टिंग है। अब ये तो हो गया एक्ट, बड़ा अधिनियम था, इसको आपने समराइज फॉर्मेट में समझ लिया। विवाद कहाँ उठा, क्यों मुस्लिम समुदाय इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया इस अधिनियम को? इसमें 2-3 ऐसी धाराएं थी जो चैलेंज होने लायक थी ही, इसको चैलेंज कर दिया। धारा 3R, इसमें एक कहा कि जो वक्फ बनाने वाला व्यक्ति है, अर्थात
ऐसे समझते हैं कि मैं मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति हूँ, मुझे मेरी प्रॉपर्टी दान देनी है, मतलब उसको वक्फ घोषित करना है। अगर मेरी प्रॉपर्टी में वक्फ घोषित कर रहा हूं तो इसमें इस एक्ट में ये प्रावधान डाल दिया कि कम से कम 5 साल तक मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मतलब मैं 5 वर्ष तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाला हूं। अब ये थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ऑटोक्रेटिक नेचर की लगी है लाइन। ऐसे हर कोई मुस्लिम व्यक्ति प्रॉपर्टी दान नहीं कर सकता, 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए। वो इस बात का कोई ज्यादा औचित्य तुक वाली बात थी नहीं, ये तो फिर वो थोड़ा सा प्रेशर वाली सी बात हो गई थी। एक तो ये प्रावधान इसका स्पष्ट था। दूसरा इसमें एक इंटरेस्टिंगली और प्रावधान था, वो धारा 3C, उसमें ये रख दिया इस जो सार्वजनिक और जो सरकारी संपत्ति है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इसमें राज्य सरकार का या फिर राजस्व अधिकारी का जो अधिकार है वो अंतिम होगा। आप ऐसे समझे, कौन सी प्रॉपर्टी राज्य सरकार की है या सरकारी जमीन कौन सी है, इस मामले को आप कोर्ट में ले जाने की बजाय राज्य सरकार या राजस्व अधिकारी तय कर देगा ये हमारी है नहीं है। ये थोड़ा सा प्रावधान ठीक नहीं था। और एक अंतिम जो बोर्ड की संरचना, इसमें गैर मुस्लिम सदस्य जो हैं, इनको शामिल करने को लेकर भी मुस्लिम समुदाय को लेकर थोड़ी सी उनको नाराजगी थी, तो ये तीनों प्रावधान कोर्ट में चैलेंज किए। हालांकि एक्ट पूरा ही चैलेंज कर दिया गया था कोर्ट में, तो पर मुख्य रूप से ये 3 धाराएं जो विवाद वाली है, क्या बताएंगे आप? ये बताएंगे कि सर एक तो 5 साल तक कोई व्यक्ति प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, मतलब मुसलमान प्रैक्टिसिंग को आप ऐसे हिंदी में मैं ऐसे समझाऊं, यहाँ पे लिखा कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हो, वही अपनी संपत्ति दान दे सकता है या घोषणा कर सकता है। ऐसा अजीब सा प्रावधान है, 5 साल वक्त का प्रावधान क्यों ही रखा गया? दूसरा कि एक तरफ आप हाईकोर्ट में कह रहे हैं कि मामला हाईकोर्ट में आप अपील कर सकते हो, और यहाँ पे आपने कह दिया कि राज्य सरकार या फिर राजस्व अधिकारी बोलेगा कि ये संपत्ति तो हमारी है, मुस्लिम समुदाय की नहीं है। एक ये मुद्दा, और एक ये गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में लाना, इसको लेकर फिर ये एक चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली थोड़े दिन पहले निर्णय दिया, उन्होंने कहा कि एक तो 5 वर्ष वाली बात है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि ये कोई प्रावधान ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, ज्यादा रेशनल नहीं है, तार्किक नहीं है। और एक राज्य सरकार या जो राजस्व अधिकारी वाली बात है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। समझ में आ गया? 2 वर्ड यहाँ पे और समझ सकते हैं जिनको लेकर सवाल आ सकता है। एक तो बार बार जब आप ये एक्ट पढ़ेंगे या करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो ये वर्ड आएगा, ये वक्फ बाय यूजर। ये शब्द क्या है? इसका मतलब है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का उपयोग लंबे टाइम तक हो रहा है, चाहे वो दान हो, चाहे घोषणा हो, चाहे नहीं हो, तो अगर किसी प्रॉपर्टी का लंबे टाइम तक उपयोग किया जा रहा है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। एक तो ये। दूसरा, एक बार का वक्फ हमेशा का वक्फ, इसका मतलब अगर एक बार आपने दान कर दी धार्मिक प्रयोजन के लिए, वो हमेशा के लिए फिर वक्फ की प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपको इसको लेकर कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो आपको कर लेनी चाहिए। थोड़ा सा बड़ा एक्ट है, समझने में आपको पता है इश्यूज आए होंगे। वक्फ का मतलब आपको समझ में आ गया, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो धार्मिक प्रयोजन के लिए दी गई हो। इसको लेकर 1923 का एक पहले का एक्ट बना होता है, 1995 का। इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं थी, इनकी क्लियरिटी के लिए अभी रिसेंटली 2025 का एक्ट लेकर आए। उसको अगर मैं और कैटेगरी करूं तो एक तो वक्फ की परिभाषा में बदलाव हो गया। क्या बदलाव हो गया? अब उपयोग वाली बात को हटा दिया, एक सरकारी संपत्ति वाली बात को रिमूव कर दिया, सरकारी प्रॉपर्टी वाली बात को रिमूव कर दिया। तीसरा, यहाँ पे जो बोर्ड है उसमें प्रावधान किया कि गैर मुस्लिम भी बन सकते हैं और महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। एक इसमें प्रावधान ये रखा गया कि 2 महिला, गैर मुस्लिम नहीं है ये, मुस्लिम समुदाय की 2 महिलाएं भी शामिल कर ली जाएगी। एक इसमें सर्वे वाली बात आ गई, सर्वे जिला कलेक्टर करेंगे, डीएम। और एक इसकी अपील की बात आ गई कि आप अपील करना चाहें तो आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। ये वक्फ वाला एक्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपसे बोर्ड अगर सवाल पूछता तो आप बताएंगे, साथ ही आप ये भी बोल देंगे चैलेंज क्यों हुआ है 5 साल वाली बात को लेकर और राज्य सरकार वाली बात को लेकर चैलेंज कर दिया। कोर्ट का स्टेटस आपको समझ में आ गया। अब नया कोई भी आगे अपडेट आता तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए अगला बिंदु
ये मुद्दा जो जुडिशियल पेंडेंसी जो है, न्यायिक लंबितता है, शायद सवाल तो नहीं पूछा जाए डायरेक्टली, पर ये आपको याद रखना जरूरी है कि न्यायालय को लेकर कुछ ना कुछ थ्रू आउट द ईयर चलता ही रहता है, बहुत सारी न्यूज कवर होती है। जुडिशियल पेंडेंसी क्या है, न्यायिक लंबितता क्या है? वर्ड से समझ में आ रहा है कि न्यायालय में जो लंबित मामले उनको न्यायिक लंबितता कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि आप न्यायिक सुधार के लिए कोई 2-3 सजेशन दो, वहाँ काम में आ जाएगा। मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं तो आपकी न्यायिक अवसंरचना में जो दिक्कतें हैं वहाँ पे काम में आ जाएगा। इसको लेकर एक रिपोर्ट है, उसको हम देख लेते हैं अभी। छोटा सा ही मुद्दा है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। न्यायिक लंबितता देखिए, ये न्यूज क्यों कवर कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में ये लेख छपा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया अब तक का। क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया? 88,417 मामले अब लंबित हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित जो पेंडिंग जो इश्यूज है कितने हैं मामले? लगभग 88,000 के नजदीक पहुंच गए हैं। तो चर्चा चली, लेख लिखे गए। हाई कोर्ट में 63 लाख मामले भी पेंडिंग है, और जो छोटे जिला न्यायालय वहां पे 4.6 करोड़ मामले लंबित पड़े हैं अभी। अब सोचिए न्याय मतलब मिलना बहुत दुर्लभ सा काम हो गया है, न्याय में बहुत डिले होने लग गया है। तो इसलिए चर्चा में रहा कि 88,417 मामले अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े हैं। सोचिए 88,000 तो वहां है, 63 लाख इधर है, 4.6 करोड़। इतने ही लोग होंगे भाई, 121 करोड़ की जनसंख्या में 15-20 करोड़ लोग होंगे जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके तो लगभग के मामले तो पड़े ही है। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है? एक तो इफेक्ट याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट वाला तो कम से कम रखेंगे ही। और ये 63 लाख हाई कोर्ट, 63 का उल्टा वैसे भी 36 होता है, तो आप बोलेंगे भाई 36 का आंकड़ा जिनसे चलता हो हाई कोर्ट में चले जाते हैं, वो वहां उल्टा कर देता है 63 लाख, पूरी 4.6 करोड़। तो इधर से 88,000 मामले। कारण क्या है? कारण क्यों मामले पेंडिंग है? आपसे पूछेगा बोर्ड या फिर लिखवाएगा उत्तर, आप बोलेंगे पहला तो ये कि अपर्याप्त न्यायाधीश है, जजेस पूरे नहीं है, या फिर जनसंख्या के अनुपात में संख्या बहुत कम है। अपने 120वें विधि आयोग की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि कम से कम 10 लाख पर 50 जजेज होने चाहिए, 50 न्यायाधीश 10 लाख की जनसंख्या पर। अपने यहाँ पे 21 है, आधे से भी कम है। तो एक तो आप ये कारण बताएंगे। दूसरा कि ईडीआर जो है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है, साथ में ग्राम न्यायालय बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेशल मैकेनिज्म के लिए कुछ छोटे कोर्ट्स बनाए होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। ग्राम न्यायालय बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, फैमिली कोर्ट बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, तो सारे मामले कोर्ट में चले जाते हैं। प्रणालीगत और प्रक्रियागत बहुत ज्यादा अपील्स होती रहती हैं, साथ ही साथ में कई बार स्थगन दे दिया जाता है, सामने पार्टी नहीं आती है। अपने न्याय कानून में इतनी स्पष्टता है कि इस एडवोकेट ने हरा दिया तो कोई बात नहीं, उन एडवोकेट साहब को कर लो, आपको कहीं के मामले को जिताएंगे नहीं तो उलझा जरूर दे देंगे 5-7 साल, ऐसा बोलते हैं। तो कानूनों की बहुत ज्यादा स्पष्टता, क्लियरिटी नहीं है। अवसंरचना और तकनीकी कमी तो है ही है, अपने यहाँ पे प्रॉपर ढांचा नहीं है, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फाइन, ओनली 0.1% बजट प्रावधान इस पर होता है, मतलब जीडीपी का 0.1% आप जुडिशियल सिस्टम पर खर्च कर रहे हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। एक बहुत इंटरेस्टिंगली बात मैं पढ़ रहा था तब, 50% से ज्यादा तो ऐसे मामले इसमें सरकार खुद ही वादी है। मतलब 100 मामलों से 50 मामले ऐसे जो सरकार के खुद के हैं या सरकारी एजेंसियों के हैं कोर्ट में। तो 50 फाइल तो सरकार के सरकारी एजेंसियों की पड़ी है पेंडिंग। तो सरकारी बदमाश बनी हुई, ऐसा देखा जाए तो कि सरकारी मामले बहुत ज्यादा अटके पड़े हैं। प्रयास ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि ये फैक्ट आपसे पूछे कि आप बीइंग एज ए आरएस ऑफिसर, और आप अगर मान लेते हैं कि कुछ जुडिशियल पद पर जाएं और आप समझ लेते हैं कि आपको कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाता है, चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है, और कुछ आपसे प्रपोज करवा रहे हैं कि ऐसे सजेशंस दो जिससे आप जुडिशियल सिस्टम में सुधार कर पाओ। तो क्या बता सकते हैं भाई, ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना चल रही सरकार की,
उसमें ई फाइलिंग है, वर्चुअल कोर्ट है, कंप्यूटर ग्रेड सिस्टम का प्रावधान किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। ईडीआर जो है इनको मजबूत बनाया जाना चाहिए। फैमिली कोर्ट है, ग्राम न्यायालय है, उनको मजबूत बनाया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल्स को बहुत मजबूत बनाया जाना चाहिए। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, इंटरेस्टिंगली पॉलिटी में आप पढ़ते होंगे आर्टिकल 312 राज्यसभा को पावर देता है ऑल इंडिया अखिल भारतीय सेवाएं वो सर्जित कर सकता है। और बहुत इंटरेस्टिंगली संविधान के आर्टिकल 312 में न्यायिक सेवा के बारे में लिखा हुआ है, पर वो सर्विस अभी बनी नहीं है। तो आप जुडिशियल सर्विस बना सकते हैं। जो तदर्थ न्यायाधीश हम पढ़ते हैं, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए कोर्ट में, ताकि मामलों का और निपटान हो सके। जजों की कमी है उससे दूरी मतलब कम किया जा सकता है। स्थगन कम से कम होगी भाई, इससे ज्यादा स्थगन, 3 से ज्यादा स्थगन नहीं दिए जाएंगे, फिर फैसला आ जाएगा। इसके अलावा भी देखो ये जगह छोड़ी हुई इधर, आप बहुत रेशनल बच्चे हैं, तार्किक है, तभी आप मेंस पास करके इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर प्रीलिम्स पास करके मेंस दे रहे हैं। इतनी उम्मीद तो आपसे है ही कि आप कुछ फैक्ट और ऐड कर ले। आपको एक ड्राफ्ट अच्छा तैयार करके दे रहा हूँ, उसमें आप चीजें भरते जाएंगे साथ में। और अगर आपको कुछ नया न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ नया इस प्रकार का कुछ मिलता है, तो एक न्यूज ये ईसीआई की है जिसको भी कवर करते हैं। विशाखापट्टनम घोषणा पत्र बाद में देखते हैं, पहले ये देखो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपका होमवर्क क्या होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन जो है इस पर आपको इसका एक तो संरचना, स्ट्रक्चर, ये हमें याद होनी चाहिए कि संरचना क्या है, नियुक्ति, ये बॉडी किस प्रकार की है, इसके फंक्शंस, कार्य, संविधान के आर्टिकल्स, इसको लेकर ये हमें बेसिक याद होना चाहिए। वर्तमान के सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये तो आपको फैक्ट के रूप में याद होना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका और चुनाव ये पूरे साल बना रहना है, चर्चा में आएगा, क्वेश्चन आना ही है। इन्होंने एक ई साइन फीचर नया लॉन्च किया अभी रिसेंटली। वो इसलिए किया कि राहुल गांधी जी कई दिन से पीछे पड़े हुए हैं कि वो फेक वोटर है। अभी भी कोई एक ब्राजीलियन कोई एक मॉडल का चर्चा में है कि उनके नाम पर कई सारे वोट पड़ गए। वो कह रही है कभी इंडिया आई नहीं, फिर वो वोट कौन डाल गया, मुद्दे चल रहे हैं। पॉलिटिकल न्यूज की संभावना होती है वो हमेशा कम पूछी जाती है, चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो। वैसे नहीं पूछेंगे राहुल गांधी सही है गलत, आपका क्या व्यू है, ऐसा नहीं पूछा जा सकता। वो तो फिर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया ना। ये जरूर पूछा जा सकता है कि हाल ही में एक फेक न्यूज को लेकर जो चर्चा चल रही है इंडिया में, आप एक इनोवेटिव ऑफिसर होने के नाते ऐसे कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं जिससे फेक न्यूज को कम करवाया जा सकता है। एक तो ये हो सकता है। फिर आप कहोगे नहीं सर ये न्यूज फेक नहीं है, बात तो वास्तविक है। ये एक पक्ष बता रहा हूं आपको, कोई बोल ही देगी सर न्यूज फेक नहीं है, ये फेक वोटर्स की बात चल रही है, न्यूज तो सही चल रही है, तो आप बोले कि ठीक है। आप एक इनोवेटिव ऑफिसर और आप कौन से आइडिया ऐसे प्रपोज कर सकते हैं जिससे ये समझ आता है कि आप 2 से 3 ऐसे कोई यूनिक मेथड बताएं जिससे फेक वोटर्स की समस्या को कम किया जा सकता हो। या चुनाव आयोग में ऐसे कौन कौन से प्रावधान आपको याद आ रहे हैं जिससे कि इसमें डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ा जा रहा है, या टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस प्रकार से यहाँ पे किया जा रहा है, इसके बारे में आप बताएं। तो लेटेस्ट एक फीचर जो आप याद रखेंगे ई साइन फीचर है, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और घटाने के लिए, अपडेट करने के लिए, वोटर लिस्ट में अपडेशन के लिए, वोटर लिस्ट में अपडेशन के लिए एक ई साइन फीचर हाल ही में किसने लॉन्च किया है, इलेक्शन कमीशन ने। इसमें आपको प्रॉपर जगह छोड़ के दी है, ये देखिए पूरी यहाँ पर ई साइन फीचर वाली। तो आप ये जो नीचे जगह यहाँ पे आप ईसीआई को अपडेट कर लेंगे, ठीक है, चुनाव आयोग को आप अपडेट करेंगे। साथ में यहाँ पे ये लिखेंगे कि आज तक कौन कौन से कदम उठाए गए हैं चुनाव सुधार को लेकर, ये हमारा बिंदु रहेगा। तो आप चाहे मतदाता की उम्र घटाने को लेकर बात हो, चाहे चुनाव आयोग को बहुसदस्य बनाने की बात हो, चाहे वोटर लिस्ट पर फोटो वाला आइडेंटिटी कार्ड की बात हो, चाहे वीवीपैट की बात हो, ईवीएम मशीन्स की बात हो, परिसीमन की बात हो, ई साइन की बात हो, स्विप की बात हो,
या फिर और भी कई सारे ऐसे पोर्टल और नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, उनकी लिस्ट अपने दिमाग में पूरी नहीं 3-4 आपको याद होनी चाहिए। और अगर मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम 10 के नाम आपको याद होने चाहिए। ये काम हम कर लेंगे, मतलब आप कर लेंगे, बोलेंगे तो मैं इसको करके दे दूंगा, बहुत छोटा सा काम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक, एक न्यूज है जिसको हम और कवर करेंगे, जिसका नाम है विशाखापत्तनम घोषणा पत्र। देखिए, ये इसलिए चर्चा में आ गई और इसलिए इसको बताना जरूरी हो गया क्योंकि अपने साइंस और टेक्नोलॉजी के सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो 28वां जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है वहां पे आयोजित किया गया और वहां पे विशाखापत्तनम घोषणा पत्र को लॉन्च किया गया, अपनाने की बात की गई। क्या है, अगर मान ले पूछ ले तो आप कहीं ये तो नहीं बताओगे ना कि सर बंदरगाह सुधार के लिए हाल ही में शुरू की गई भारत सरकार की परियोजना है, ऐसा नहीं बताना। उनको बताना कि सर अभी जो रिसेंटली 28वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन के लिए जो सम्मेलन है उसमें विशाखापत्तनम घोषणा पत्र को अपनाया गया है, जो विशाखापत्तनम। इसमें इसका जो उद्देश्य है वो है डिजिटल तकनीक के माध्यम से पारदर्शी ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, साथ साथ में करप्शन को कम करना, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, इफेक्टिवनेस को लाना। कुल मिला के देसी तरीके से ये है कि जो प्रशासन है, अपनी गवर्नेंस है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना, तकनीक को बढ़ावा देना, ताकि कम समय में प्रभावी तरीके से प्रशासनिक कार्य को किया जा सकता हो। नवाचार देखो, एआई है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिग डाटा है, इनका समावेशन अगर हो जाएगा। पहले के टाइम में जैसे मान लो आपको कोई रिपोर्ट भेजनी होती तो अलग अलग को भेजा जाता, आज एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, एक साथ शेयर की जा सकती है, इस प्रकार की बात है। इसके कुछ उदाहरण भी है क्या? हाँ, संपदा 2.0 के नाम से मध्य प्रदेश ने लॉन्च कर रखा है। ई खाता नाम से बेंगलुरु का एक नया इनिशिएटिव है। और डेम्स के नाम से डाटा एनालिटिकल मॉनिटरिंग सिस्टम जो एनएचआई ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। तो ई गवर्नेंस के मॉडल्स हैं, ई गवर्नेंस के उदाहरण हैं, जिनमें कोई एक आध उदाहरण आप याद रखेंगे। और एक देखो डायला नाम क्यों चर्चा में रहा? अल्बानिया ऐसा देश है जिसमें डायला एआई मंत्री नियुक्त किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री नियुक्त किया है डायला नाम से। तो ये आपको याद रखना है कि डायला फर्स्ट एआई मंत्री है अल्बानिया देश में। ये अपने विशाखापत्तनम घोषणा पत्र। सवाल क्या आ सकता है? सवाल आपको एक तो ये पूछा जाए कि असल में ये है क्या, एक्चुअली व्हाट इज विशाखापत्तनम डिक्लेरेशन है क्या? तो आप बताएंगे कि सर ये किस प्रकार से प्रशासन में ई गवर्नेंस का यूज करना, उसको बढ़ावा देना। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं? उदाहरण एग्जाम्पल्स में आप एआई बोलेंगे, मशीन लर्निंग बोल सकते हैं, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग बोल सकते। ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। आपको ये पूछ लिया जाए फायदा क्या होता है, तो आप वो सारा पब्लिक एड वाला 3 E's का कॉन्सेप्ट, करप्शन में कमी आ जाएगी, टाइम बाउंड कार्य होने लग जाएंगे, ये कुछ फैक्ट 2-4 आपके याद होंगे, आप बता देंगे। समझ में आगे बात की? कुछ आप अगर ये याद हो कि भाई आपको संपदा 2.0 मध्य प्रदेश का है, बेंगलुरु का ई खाता है, अल्बानिया वाला बताओ, तो ये बता सकते हैं। बहरहाल आज की क्लास में जो हमारी पॉलिटिकल न्यूज़ थी वो कंप्लीट हुई है, राज व्यवस्था वाली। अब अगला जो क्लास होगा अपना वो होगा इंटरनेशनल रिलेशन का। इसमें हमारा डिस्कशन क्या क्या रहेगा? ये सारा एससीओ के बारे में है, क्या एससीओ में मेंबर्स कितने हैं, एससीओ का रिसेंटली जो समिट हुआ उसके आउटकम्स क्या क्या निकले, तो एक डिटेल के साथ में और हमारी क्लास हो जाएगी। देखिए, करंट अफेयर्स को एक तो आप वो वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, अब आप उस लेवल पे आ गए कि आपको चीज़ों की समझ अच्छी डेप्थ के साथ हो, आपका एक खुद का एक अप्रोच हो, इस प्रकार से। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नंबर आपको मैंने बता रखे हैं, आप इस पर व्हाट्सएप डाल देंगे तो आपको मेरे नंबर पे आपको ऐड कर लूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।